Till now, what we have done, हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन का फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं, हु इज कंज्यूमर एज पर कंज्यूमर एक्ट। सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स था राइट ऑफ कंज्यूमर, जो मैंने कहा था वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये हमारा हो गया। अब हम थर्ड टॉपिक पर आते हैं, दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर। भाई एज ए कंज्यूमर हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हमें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, ये आपको इसमें बताना है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी या एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी आता है, ड्यूटीज ऑफ ए कंज्यूमर, रिस्पॉन्सिबिलिटी या ड्यूटीज ऑफ अ कंज्यूमर। तो हेडिंग हो गई आपकी कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी। फर्स्ट जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो ये बनती है, आस्क फॉर ए कैश मेमो। कैश मेमो का मतलब क्या होता है, पेड बिल फॉर कैश। भाई आपने कोई चीज खरीदी, उसके साथ उसका बिल आपको लेना चाहिए, क्योंकि वो बिल ही तो प्रूफ है। सामने वाला मना करते मैंने तो नहीं बेचा, क्या प्रूफ है कि आपका आपने ये चीज हमारी दुकान से खरीदी है। तो उसका ये बिल क्या होगा, ये कैश मेमो। कैश मेमो क्या होता है, एक बिल होता है। जब भी कोई चीज कैश में बेची जाती है तो उसका जो बिल होता है उसको कैश मेमो कहते हैं। ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज, दिस वुड सर्व एज ए प्रूफ ऑफ द परचेज। तो ये आपके पास एक प्रूफ होगा कि इस पर्टिकुलर पर्सन से, पर्टिकुलर शॉप से हमने इस चीज को क्या किया है, परचेज। फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर, ठीक है। फिर नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है बी अवेयर। बी अवेयर का मतलब about various goods and services available in the market so that an intelligent and wise choice can be made। तो ये आपको पता होगा कि कितनी ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। अगर आपको ये पता होगा तभी तो आप एक पर्टिकुलर डिसीजन ले सकते हो। जैसा अगर आप कोई प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हैं, कोई प्रोडक्ट है, मान लो आपको फोन खरीदना है। अब आपकी जो रेंज है वो 25,000 की है, आपको पता 25,000 में इस कंपनी के अच्छे फोन आते हैं। तो सभी को कंपैरिजन होगा, सभी को आप कंपेयर करके देखोगे, जो आपका फोन आपके हिसाब से जो आपको बेस्ट पॉसिबल सेटिस्फैक्शन देगा आप उसको पिक कर सकते हो। अब आपको पता ही नहीं है कि 25,000 की रेंज में आपको लगता है सिर्फ यही कंपनी का फोन मिलेगा और किसी कंपनी का फोन नहीं आता, या आपको पता नहीं कि और कंपनी में भी बहुत अच्छी अच्छी रेंज 25,000 की रेंज में बहुत अच्छे फोन मिल जाएंगे, तो आप इसी के लिए जाओगे। हो सकता है कि इसमें वो सारी चीजें ना हो जो आप देख रहे हो एक फोन, लेकिन अगर आप इस तरह से मार्केट में एक रिसर्च करोगे तो हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि आपको जो मोस्टली जो फीचर्स चाहिए फोन पर एज पर योर डिमांड वो आपको मिल जाए। समझ में आ गया। तो बी अवेयर, कोई भी चीज खरीदने से पहले आपको एक अच्छा खासा उस पर एक रिसर्च होना चाहिए। समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आती है आपकी, दैट इज बी ओनली स्टैंडर्डाइज, बाय ओनली स्टैंडर्डाइज। भाई प्रॉपर स्टैंडर्ड की क्वालिटी वाली गुड्स ही आपको खरीदनी चाहिए, कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। यानी कि सस्ते के चक्कर में कोई ऐसी चीज हो जो आपके लिए ठीक ना हो सकता है वो आपकी हेल्थ के लिए हजार्ड है, जो आपकी सेफ्टी के अगेंस्ट। समझ में आ गया, ठीक है। तो एज दे प्रोवाइड क्वालिटी एश्योरेंस, दस लुक फॉर आईएसआई मार्क। आईएसआई मार्क का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। अगर आप कोई इलेक्ट्रिकल गुड्स खरीद रहे हो तो मेक श्योर दैट कि उसमें किसका मार्क होना चाहिए, आईएसआई। अगर आप कोई फूड प्रोडक्ट ले रहे हो तो मेक श्योर दैट उसमें किसका मार्क होना चाहिए, एफपीओ। एफपीओ का मतलब फूड प्रोडक्ट्स ऑर्डर। अगर आप कोई ज्वेलरी ले रहे हो तो कहते हैं ना हॉलमार्क वाली ज्वेलरी लो। समझ में आ रहा है यहाँ तक, ठीक है। तो जो भी गुड्स खरीदने हो कैसी होनी चाहिए, स्टैंडर्डाइज्ड। देन नेक्स्ट क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है एज ए कंज्यूमर आपको लेनी चाहिए, फॉलो मैन्युफैक्चरर्स इंस्ट्रक्शन। फॉलो मैन्युफैक्चरर इंस्ट्रक्शन। अब इसका क्या मतलब हो गया, लर्न अबाउट द रिस्क एसोसिएटेड विद द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एंड यूज द प्रोडक्ट सेफली। बहुत बार आपने देखा होगा प्रॉपर इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि कीप इट इन द डार्क प्लेस, होता है ना ऐसा, और उसको इस तरह यूज करना है, इतनी कोई कोई चीज खाने की है तो उसको इससे ज्यादा क्वांटिटी में नहीं खाना है। तो वो चीजों को आपको प्रॉपरली फॉलो करना चाहिए, वो चीजें ऐसी नहीं लिखी होती है, उन चीजों को पढ़ो और उसके अकॉर्डिंगली फिर उसका यूज करो। ये समझ में आ गया, ठीक है। फिर आता है आपका नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है आपकी, रीड लेबल केयरफुली। जो भी लेबल होता है उसको केयरफुली रीड करना। हमने मार्केटिंग चैप्टर में किया था ना लेबलिंग, लेबलिंग में पढ़ा था सारी चीजें मेंशन होती है, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, सारी चीजें क्या क्या उसका कंटेंट है, ठीक है, सारी चीजें उस पर मेंशन होती है। सो एज टू हैव इंफॉर्मेशन अबाउट प्राइसेस, ताकि आपको पता हो कि उसका प्राइस क्या है, आपको ये पता हो कि उसका नेट वेट क्या है, आपको ये पता है कि कब मैन्युफैक्चर हुआ, आपको ये पता होने चाहिए कब उसकी एक्सपायरी डेट है। ये सारी चीजें भी आपको देखनी चाहिए। ये नहीं कोई भी चीज ठीक है ली उठाई और लेके आ, नहीं, प्रॉपरली सारी चीजें उस पर चेक करो।
कहीं वो एक्सपायर तो नहीं हो गया। अगर वो खाने पीने की चीजें एक्सपायर हो गई तो आपको पता आपकी हेल्थ के साथ फिर किस तरह का आपकी हेल्थ सफर कर सकती है। ये क्लियर हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपकी नेक्स्ट कंज्यूमर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है वो क्या आती है, फाइल अ कंप्लेंट इन एन अप्रोप्रिएट कंज्यूमर फॉर्म। फिर भी अगर कुछ गलत हो जाता है तो आपको क्या करना चाहिए, उस चीज के अगेंस्ट क्या करनी चाहिए, कंप्लेंट फाइल करनी चाहिए। इन केस ऑफ ए शॉर्ट कमिंग इन द क्वालिटी ऑफ गुड्स परचेज और सर्विसेज अवेल्ड, भाई जो भी आपने गुड्स लिया है या किसी से जो भी आपने सर्विस लिया है वो आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं है, जो उसकी क्वालिटी होनी चाहिए वो उस क्वालिटी पर नहीं है, दैट डू नॉट फेल टू टेक एन एक्शन, तो आपको पीछे नहीं हटना चाहिए, आपको उसके अगेंस्ट क्या लेना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। ये क्लियर हो गया, ठीक है। इवन व्हेन द अमाउंट इन्वॉल्व इज स्मॉल अमाउंट की चीज ही क्यों ना, ताकि आगे वाले को क्या हो, एक लेसन। ये क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है रिपीट द एनवायरमेंट, सॉरी रिस्पेक्ट द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट को क्या करो, रिस्पेक्ट करो। भाई बातें तो बड़ी बड़ी सारी करते हैं, बड़े बड़े लेक्चर दे दिए, खुद ही उल्टी सीधी हरकतें करो, चीजें खरीदे हो कहीं भी सड़क पे फेंक देते हो, किसी के घर के आगे फेंक देते हो, कोई आपके घर के आगे फेंके तो आपको खून खौल उठता है, दूसरों के घर के आगे खा खा के फेंक रहे हो वो ठीक है। अवॉइड वेस्ट लिटरिंग एंड कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द पॉल्यूशन। जहां आपको लगता है कि भाई आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जा सकते हो तो जाओ, ये नहीं कि हर जगह स्कूटी उठा के जा रहे हो, हर जगह गाड़ियां उठा के जा रहे हो, वो गलत है। समझ में आ रहा है, इस तरह से वाटर रिसोर्सेज को पॉल्यूटेड कर रहे हो वो भी गलत है। तो यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, भाई जिस एनवायरनमेंट की हम बात कर रहे हैं उसको हम सभी रहते हैं, तो ये हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टू रिस्पेक्ट द एनवायरनमेंट। समझ में आ गया, ठीक है। पहले बताओ यहां तक कोई डाउट, क्लियर हो गया। तो फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमने पढ़ी वो क्या थी, आस्क फॉर अ कैश। कभी भी कोई चीज आप खरीदते हो, कैश में आपने परचेज किया तो उसको बोलो भैया इसका बिल दो। दूसरा क्या था, बी अवेयर, कोई भी गुड्स या सर्विसेज लेने से पहले पूरी उसके बारे में एक रिसर्च करो कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, पर्टिकुलर कोई भी प्रोडक्ट खरीदो तो इसमें क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स हैं अवेलेबल है, ठीक है, ऑप्शंस क्या क्या मेरे पास। स्टैंडर्डाइज गुड्स खरीदो, अगर आप इलेक्ट्रिक गुड्स खरीद रहे हो तो आईएसआई का मार्क होना चाहिए, फूड प्रोडक्ट ले रहे हो तो एफपीओ का मार्क होना चाहिए, ज्वेलरी ले रहे हो तो हॉलमार्क होना चाहिए। ये क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या आती है, फॉलो मैन्युफैक्चरर इंस्ट्रक्शन, जो भी उस पर इंस्ट्रक्शन दी जा रही है उसको प्रॉपरली फॉलो करो। रीड लेबल केयरफुली, भाई उसमें देखो उसका प्राइस क्या है, मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है, नेट वेट क्या है, इन सभी चीजों पे ध्यान आपको देखना चाहिए, ठीक है। फिर भी अगर जो भी आपने गुड्स लिया है, सर्विस लिया है, वो अप टू द स्टैंडर्ड नहीं है, देन डोंट हेजिटेट टू फाइल अ कंप्लेंट। क्लियर हो गया, ठीक है। रिस्पेक्ट द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट के रिस्पेक्ट, दिस इज ऑल्सो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्लियर हो गया, तो ये टॉपिक क्लियर, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर, ठीक है। एक इस चैप्टर का ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इस पर भी बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। और आपको याद होगा मैंने जब टेस्ट लिया था तो भी मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया था कि इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन फ्रॉम कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू। कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू की अगर हम बात करें तो कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से कंज्यूमर प्रोटेक्शन में कहीं कंज्यूमर के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्यों जरूरी है, समझ में आ रहा है क्वेश्चन, ठीक है। तो पहला आपने कहा कि कंज्यूमर इग्नोरेंस, इग्नोरेंस का मतलब आपको उस चीज के बारे में नॉलेज ही नहीं है। कहता मेजोरिटी ऑफ कंज्यूमर आर नॉट अवेयर ऑफ देयर राइट, बहुत सारे कंज्यूमर हमारे देश में ऐसे हैं जिनको उनके राइट्स के बारे में पता ही नहीं है। एंड रिलीफ अवेलेबल, उनको ये पता ही नहीं है कि अगर कुछ भी हमारे साथ ऐसा होता है तो इसमें क्या क्या रिलीफ अवेलेबल, क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास। एज ए रिजल्ट ऑफ विच दे आर एक्सप्लॉइटेड, तो उनका एक्सप्लॉइटेशन होता है कि सामने वाला तो दबाएगा ना जब आपको उसको पता है कि भाई इसको कुछ पता ही नहीं है, ठीक है। इन ऑर्डर टू सेव कंज्यूमर फ्रॉम एक्सप्लॉइटेशन कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज नीडेड, तो अगर कंज्यूमर को इस एक्सप्लॉइटेशन से बचाना है उसके लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या है, जरूरी है। ये पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट क्या आता है कि कंज्यूमर के लिए क्यों कंज्यूमर प्रोटेक्शन जरूरी है, अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर इन इंडिया, कंज्यूमर आर स्टिल अनऑर्गेनाइज्ड एंड देयर इज अ लैक ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस आल्सो, thus कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज रिक्वायर्ड। भाई अगर आप यूरोपियन कंट्री में जाओ तो वहां ये कंसेप्ट ज्यादा होता है, प्रॉपर कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, तो वहां अगर आप देखो तो अवेयरनेस बहुत ज्यादा है।
यहाँ ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं है इतनी, तो वहां पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन का रोल और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये क्लियर हो गया? ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका वाइड स्प्रेड एक्सप्लोटेशन ऑफ कंज्यूमर। ये 3 पॉइंट आपको लिखने हैं इस क्वेश्चन जब भी आएगा। कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू 3 पॉइंट्स आपने बताने। वाइड स्प्रेड, जैसे कि ये फर्स्ट पॉइंट से आप काफी ज्यादा रिलेट कर सकते हो कि कंज्यूमर आर एक्सप्लॉइटेड ऑन अ लार्ज स्केल बाय मींस ऑफ वेरियस अनफेयर ट्रेड। तो गलत तरह का बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, जिसमें कंज्यूमर का क्या करते हैं, एक्सप्लोटेशन करते हैं, गलत चीजें बेचती है, बहुत कम रेट की चीजों को बहुत ज्यादा रेट पर बेचा जाता है, उनकी हेल्थ के साथ भी खेला जाता है। ठीक है, बाय वेरियस अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सप्लोटेशन। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है। अब नेक्स्ट इसी में क्वेश्चन आता है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू बिजनेस, बिजनेस के पॉइंट से कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्यों जरूरी है। भाई अगर आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन की नॉलेज है और आप समझते हो कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, तो आपका बिजनेस जो है अगर लॉन्ग टर्म में आप चाहते हो चले, तो आपको इन सभी चीजों को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप कंज्यूमर के साथ गलत कर रहे हो, उसको गलत चीज बेच रहे हो, उसको प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हो, राइट टू बी सेफ्टी, राइट टू बी इन्फॉर्म, इन चीजों का वॉयलेशन कर रहे हो, तो आपको पता है कि आपका बिजनेस भी ज्यादा नहीं चलेगा, क्योंकि आपके बिजनेस के आगे जैसी कंप्लेंट्स आएगी उस पर एक एक्शन लिया जाएगा। तो अगर चाहते हो कि लॉन्ग टर्म बिजनेस, अगर आप चाहते हो कि मेरा बिजनेस लॉन्ग टर्म तक चले, तो लॉन्ग टर्म तक कब चलता है, जब एक चीज की एक अच्छी गुडविल होती है, जब कंज्यूमर की नजर में आपकी एक अच्छी रेपो होती है, तभी चलेगा ना। उसके लिए आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन को फॉलो करना पड़ेगा। इट इज ऑलवेज इन द इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस टू कीप इट्स कस्टमर सेटिस्फाइड। अगर आप अपने कस्टमर को सेटिस्फाइड रखोगे तो इसमें आप ही का फायदा है। सेटिस्फाइड कस्टमर लीड टू रिपीट सेल्स। तो ये कस्टमर सेटिस्फाइड होगा तो बार बार आपसे चीजें खरीदेगा, तो आपकी सेल्स क्या होगी, ज्यादा से ज्यादा होगी। एंड हेल्प इन इंक्रीजिंग कस्टमर बेस ऑफ बिजनेस। पता कहते हैं ना, अगर एक कस्टमर सेटिस्फाइड होगा, 2 को बताएगा, 2 से 4, 4 से 8, ऐसे ऐसे तो चीजें बढ़ती हैं। आप जितने मर्जी एडवर्टीजमेंट करो कुछ करो, लेकिन जो बेसिकली जो आपके कस्टमर है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास स्टूडेंट्स अगर बढ़ेंगे या बढ़ रहे हैं, तो कैसे बढ़ रहे हैं, 2 सेटिस्फाइड, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 12, इस तरह से बढ़ते हैं ना। आप लोग सेटिस्फाइड तो आप औरों को बताओगे, आप लोग सेटिस्फाइड नहीं तो आप किसी और को नहीं बताओगे, आप कहोगे वहां मचाना वहां अच्छा नहीं पढ़ाते सर, होता है ना ऐसा। तो यही चीज यहाँ पर भी है। ठीक है। सेकंड पॉइंट आता है आपका मोरल जस्टिफिकेशन। मोरल का मतलब हिंदी में बोलो तो नैतिकता। इट इज द मोरल ड्यूटी ऑफ एनी बिजनेस टू टेक केयर ऑफ कंज्यूमर इंटरेस्ट एंड अवॉइड एनी फॉर्म ऑफ देयर एक्सप्लॉइटेशन। भैया ये आपकी मोरल ड्यूटी भी बनती है, या आप ऐसे कह रहे हो कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि आप कंज्यूमर का किसी भी तरह से कोई एक्सप्लॉइटेशन ना करो, किसी भी तरह से उसका कोई नाजायज फायदा मत। आपने कहा ना हमारे देश में तो ये भी कहा था ग्राहक एक भगवान की तरह होते हैं, तो ये चीजें ऐसे नहीं बोली जाती, इन चीजों का बहुत डीप मीनिंग है। एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस लाइक डिफेक्टिव एंड अनसेफ प्रोडक्ट, ये चीजें आपको अवॉइड करनी चाहिए। अडल्ट्रेशन, ये अवॉइड करना चाहिए। फॉल्स एंड मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग, भैया आपने किसी गंजे को खड़ा कर दिया, उसको लेके आपने एडवर्टाइज कर रहे हो कि भाई वो गंजा एडवर्टाइज कर रहा है आपके प्रोडक्ट को, आपके तेल को लेके, मैंने तेल लगाया और हफ्ते भर में मेरे सर में बाल। जब बिल्कुल ही वो साउथ अफ्रीकन होते हैं, जब ब्लैक निग्रो, फेयर एंड लवली क्रीम लगाई और बिल्कुल ही मैं क्लियर फेयर, यू कैन सी। अब उसको देख के लोग तो खरीद रहे हैं, काफी सारे गंजों ने भी वो तेल खरीद लिया, जिनमें बेचारों के बाल्डनेस, जिनके सर में बाल नहीं थे, इस उम्मीद में कि भैया जैसे इसके घने बाल आए हैं वैसे हमारे भी आ जाए। पता लगा जो 2-4 बचे थे वो भी निकल गए। तो आपने गलत किया ना, किसी के इमोशंस के साथ खेल गए। किसी को आपने ये कह दिया कि भैया अगर ये क्रीम लगाओगे तो आपका कलर जो होगा फेयर हो जाएगा। किसी का डार्क कॉम्प्लेक्शन होता है, किसी का फेयर होता है, फेयर कलर होता है। उसने बेचारे झांसे में आके लेगी। वो भी अपने आप सलमान खान से कम नहीं समझ रहे, थोड़े दिन में ऐसे ही बनने वाला। जो स्किन क्वालिटी जो पहले थी वो भी खराब होगी, होते तो केमिकल्स ही है। तो गलत कर रहे हो ना। ठीक है। होर्डिंग्स, ब्लैक मार्केटिंग, ये सभी चीजें आपको क्या करनी चाहिए, अवॉइड करनी चाहिए। ठीक है। थर्ड पॉइंट आप इस पे क्या लिखोगे, बिजनेस यूजेस रिसोर्सेज ऑफ सोसाइटी। ये तो हमने पहले भी पढ़ा था, ये पॉइंट चैप्टर 1 में भी डिस्कस किया था कि भैया जो भी रिसोर्सेज आ रहे हैं आपको वो कहाँ से मिल रहा है, सोसाइटी से मिल रहे हैं। आपकी भी तो सोसाइटी को लेके रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप एनवायरमेंट फ्रेंडली गुड दो, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करो।
समझ में आ रहा है? रीजनेबल प्राइसेस में गुड्स को सेल करो। एवरी बिजनेस यूजेस द रिसोर्सेज ऑफ द सोसाइटी एंड thus it is their responsibility to work in the interest of the society। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आपकी कि सोसाइटी के लिए काम। ये पॉइंट क्लियर? ठीक है। फिर आता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब बिजनेस है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स वेरियस ग्रुप्स लाइक ऑनर। बिजनेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी देखो किसके लिए बनती है? ऑनर के लिए, वर्कर के लिए, गवर्नमेंट के लिए, कस्टमर के लिए, राइट? ये सभी किसी ना किसी तरह से बिजनेस से जुड़े हुए हैं। तो बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इन सबके साथ वो क्या हो? फेयर। Thus, customers should be provided qualitative goods at reasonable price। और अगर आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को फॉलो नहीं करोगे तो आप गवर्नमेंट को मजबूर करते हो कि वो इंटरवेंशन करे। गवर्नमेंट हो सकता है आपका बिजनेस सील कर दे। और एक बार देखो आपके बिजनेस के आगे गवर्नमेंट एक नेगेटिव इमेज क्रिएट कर दी, बिजनेस को बंद कर दिया, जो भी हुआ, एक बार वो पब्लिसिटी होगी तो आपको लगता है इतना आसान है कि मार्केट में वापस आए? जिस तरह से आज की डेट में मार्केट में कंपटीशन है, एक बार गुडविल गई, एक बार आपकी मार्केट गई, बहुत मुश्किल है, नियरली इम्पॉसिबल हो जाता है फिर उस चीज को वापस लेना। समझ में आ रहा है? ठीक है। इफ अ बिजनेस एंगेजेस इन एनी फॉर्म ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस देन गवर्नमेंट टेक एक्शन अगेंस्ट इट। तो गवर्नमेंट एक्शन लेगी, ठीक है, विच एडवर्सली अफेक्टेड गुडविल, जिससे उसकी गुडविल क्या होगी? एडवर्सली अफेक्ट होगी। ये कहानी क्लियर? ठीक है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। फिर हमारा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो आता है आपका रिड्रेसल एजेंसीज। रिड्रेसल एजेंसीज, ठीक है। अब अगर मैं रिड्रेसल एजेंसीज की बात करता हूं तो देखो, एज पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 कंज्यूमर कैन सीक रिड्रेसल थ्रू 3 टायर मशीन। कितने टायर मशीनरी होते हैं? 3। फर्स्ट क्या होती है? डिस्ट्रिक्ट, सेकंड क्या होती है? स्टेट, और थर्ड क्या होती है? नेशनल कमीशन। ये क्लियर हो गया? फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपने पढ़ा ना, राइट टू बी हर्ड, राइट टू सी रिड्रेसल। रिड्रेसल का मतलब क्या होता है? कंपेंसेट। अब ये बनाई गई है 3 टायर मशीनरी, क्यों बनाई जाती है? कि अगर आप अपने कंपेंसेशन के लिए आप सेलर के पास गए, जिससे भी आपने चीज खरीदी है, जिससे भी आपने सर्विस लिया, आप उसके पास गए, अगर आपको लगता है कि भाई आपके साथ गलत हुआ, आपको आपका रिड्रेसल नहीं मिला और आपको लगता है आप ठीक हो, तो फिर नेक्स्ट ऑप्शन क्या बचता है? कहाँ जा सकते हो आप? इन फॉरम्स में जा सकते हो। अब कब आप डिस्ट्रिक्ट में जाओगे, कब आप स्टेट में जा सकते हो, कब आप नेशनल कमीशन में जाओगे, ये हम अभी डिस्कस करेंगे। उसकी कंडीशंस होती है। यहाँ पे सारी चीजें क्लियर? कितने टायर मशीनरी होती है? 3। तो फर्स्ट आता है आपका डिस्ट्रिक्ट फर्म। अगर मैं डिस्ट्रिक्ट फर्म की बात करता हूं, इट कंसिस्ट ऑफ ए प्रेसिडेंट एंड 2 मेंबर्स। पहली बात तो जो डिस्ट्रिक्ट फर्म होते हैं उसमें कौन कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है और उसके साथ क्या होते हैं? 2 मेंबर होते हैं। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट कंडीशन ये होती है, वन ऑफ whom शुड बी अ वुमेन। जिसमें से एक क्या होना चाहिए? वुमेन होना चाहिए। कंडीशन है। ड्यूली अपॉइंटेड बाय, और इसको कौन अपॉइंट करता है? स्टेट गवर्नमेंट। पहले बताओ, ये पॉइंट क्लियर? ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, इट कैन रिसीव कंज्यूमर कंप्लेंट ऑफ नॉट मोर देन ₹20 लाख वैल्यू। दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये एमसीक्यू के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। ये एमसीक्यू के लिए भी क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भैया डिस्ट्रिक्ट फर्म में जब हम कंप्लेन करते हैं तो हमारे प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी तक होनी चाहिए? 20 लाख से, 20 लाख या 20 लाख से कम, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 20 लाख से ऊपर चला गया फिर आप जाओगे स्टेट। समझ में आ रही है? तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपने इसी तरह से हाईलाइट करके लिखना है। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है, ऑन रिसीविंग द कंप्लेंट द डिस्ट्रिक्ट फर्म शैल रेफर द कंप्लेंट टू द अपोजिट पार्टी। भाई जैसे कोई मिस्टर ए है, कोई मिस्टर ए है, ये कस्टमर है, और मिस्टर बी जो है ये वो सेलर है जिसने मिस्टर ए को प्रोडक्ट दिया था। अब मिस्टर ए ने जो कंप्लेंट फाइल किया वो किसके अगेंस्ट किया है? मिस्टर बी की। तो यहाँ जो बात हो रही है कि द कंप्लेंट टू द अपोजिट पार्टी, जैसे कि अब मिस्टर ए कहाँ गए? डिस्ट्रिक्ट फर्म में। मिस्टर ए ने कंप्लेंट रजिस्टर्ड की, किसके अगेंस्ट की? मिस्टर बी के। ये क्लियर हो गया? फिर डिस्ट्रिक्ट फर्म ने क्या किया था? डिस्ट्रिक्ट फर्म
shall refer the complaint to the opposite party. अब मिस्टर जो डिस्ट्रिक्ट फर्म है, यहां से इन्होंने नोटिस भेजा किसको, मिस्टर बी को, भैया आपके अगेंस्ट कंप्लेंट आई है, इनको बुलाया जाए कि आपके अगेंस्ट जो है कस्टमर ने कंप्लेंट डाली है एज पर कंज्यूमर एक्ट, प्रोटेक्शन एक्ट। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब मिस्टर बी कह रहे हैं कि नहीं सर मेरा प्रोडक्ट तो ठीक है। मिस्टर बी क्या कह रहे हैं कि सर मेरा प्रोडक्ट में कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं है, ये फॉल्स कंप्लेंट है। तो ऐसा तो नहीं है कि आप कंज्यूमर हो, आपने कंप्लेंट आ दी तो जरूरी थोड़ी ना कि आप ठीक ही कह रहे हो, सकता आप गलत कह रहे हो। तो इसके लिए क्या होगा कि जो सैंपल है उस प्रोडक्ट का, उसको एक लेबोरेटरी में भेजा जाएगा। तो कहाँ भेजा जाएगा, लेबोरेटरी। वहां पे लेबोरेटरी में उसकी क्या होगी, टेस्टिंग होगी। टेस्टिंग होने के बाद अब क्या होगा, या तो ए के फेवर में केस जाएगा, या केस किसके फेवर में जाएगा, बी के फेवर में जाएगा। पहले बताओ, इतनी कहानी क्लियर हो गई आपको, ठीक है। फिर क्या कहा जा रहा है नेक्स्ट पॉइंट में, द डिस्ट्रिक्ट फर्म आफ्टर बीइंग सेटिस्फाइड दैट गुड्स आर डिफेक्टिव। अगर डिस्ट्रिक्ट फर्म इस चीज से सेटिस्फाइड होगी, हाँ भाई मिस्टर ए ने जो कंप्लेंट किया वो ठीक है, वाकई में जो गुड्स है वो कैसी है, वो डिफेक्टिव है। और ये भी हो सकता है देयर इज सम अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, कि मिस्टर बी जो है वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, वो गलत तरह से कस्टमर का क्या कर रहे हैं, एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, यानी कि वो कस्टमर का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। तो कैन इश्यू एन ऑर्डर टू अपोजिट पार्टी। तो जो डिस्ट्रिक्ट फर्म है किसके अगेंस्ट ऑर्डर इश्यू करेगी, बी के अगेंस्ट, क्योंकि यहाँ पर वो कसूरवार ठहराया गया। डायरेक्टिंग हिम टू इधर रिप्लेस, तो उसको कहा जाएगा भैया ये जो प्रोडक्ट में डिफेक्ट है इसको आप रिप्लेस करके दो मिस्टर ए को, और रिटर्न द प्राइस और पे कंपेंसेशन, या फिर जो प्राइस है वो वापस करो, रिफंड कर दो, या उनको कंपेंसेट करो। ये कहानी क्लियर, ठीक है। बट इन केस द एग्रीड पार्टी इज नॉट सेटिस्फाइड, अब यहां पर देखो डिसीजन किसके अगेंस्ट हुआ है, बी के अगेंस्ट। कोई बी को लगता है कि भैया ये गलत डिसीजन दिया है, कि मैंने कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस नहीं की, मेरा प्रोडक्ट बिल्कुल ठीक था, ये मेरे अगेंस्ट गलत डिसीजन किया है। होता है ना कई बार ऐसा कि आप जो कोर्ट डिसीजन देती है कुछ भी ऐसा होता है तो उसमें भी लॉस बनाए गए, तो यहाँ भी एक प्रोविजन रहता है कि इन केस द एग्रीड पार्टी इज नॉट सेटिस्फाइड विद द ऑर्डर। अब मिस्टर बी जो है इस पे सेटिस्फाइड नहीं हुए, तो मिस्टर बी के पास क्या ऑप्शन है, एग्रीड पार्टी का मतलब पहले समझो, एग्रीड पार्टी का मतलब जिसके अगेंस्ट डिसीजन किया है, अगेंस्ट whom डिसीजन इज गिवन, अगेंस्ट whom डिसीजन इज गिवन। अब ये कंज्यूमर भी हो सकता है, पहले क्लियर कर देता हूं भाई, ये कंज्यूमर भी हो सकता है और सेलर भी हो सकता है। आपने कहा कि भाई मेरा प्रोडक्ट जो है मैंने मिस्टर बी से प्रोडक्ट खरीदा था और प्रोडक्ट डिफेक्टिव है, कोर्ट ने उसको टेस्टिंग के लिए भेजा, कोर्ट को लगा प्रोडक्ट में कोई ऐसा डिफेक्ट है नहीं। अब तो कोर्ट डिसीजन किसके अगेंस्ट देगी, कंज्यूमर, जो हमारे एग्जांपल में ये है। तो अब यहाँ पे अग्रीड पार्टी कौन हो गया, ए। पहले बताओ ये चीज समझ में आ रही है, जिसके अगेंस्ट फॉल्स डिसीजन जाएगा वो एग्रीड पार्टी हो। He can appeal before state firm within the 30 days of passing an order। इसमें कोई डाउट क्लियर है था, ठीक है। तो जो भी एग्रीड पार्टी होती है उनके पास क्या ऑप्शन रहता है, अगर वो जो भी डिसीजन, किसने दिया डिसीजन उनके अगेंस्ट, डिस्ट्रिक्ट फर्म ने, अगर वो उससे सेटिस्फाई नहीं है तो विद इन द 30 डेज वो अपील कर सकते उस ऑर्डर के विद इन। ये भी एमसीक्यू का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। पहले तो डिस्ट्रिक्ट फर्म में प्रोडक्ट की रेंज क्या होनी चाहिए, अप टू 20 लाख। दूसरी चीज, अगर ऑर्डर आपके अगेंस्ट आता है तो कितने दिन का टाइम आपके पास रहेगा अपील करने का, 30 डेज का। ये क्लियर हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट कमीशन आती है स्टेट कमीशन। अगर मैं स्टेट कमीशन की बात करता हूँ, इट इज सेटअप इन ईच स्टेट बाय द गवर्नमेंट कंसर्न। और इसके साइलेंट फीचर्स क्या होते हैं, जैसे कि आपने डिस्ट्रिक्ट फर्म में देखा था, ये फर्स्ट पॉइंट आपको सभी में कॉमन दिखाई देगा कि ईच कमीशन कंसिस्ट ऑफ ए प्रेसिडेंट, वहां भी यही था, एटलीस्ट 2 मेंबर, ये भी देखा था, वन ऑफ whom शुड बी अ वुमन, अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, वन ऑफ whom शुड बी अ वुमन। ये क्लियर हो गया फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, दैट इज डिस्ट्रिक्ट फर्म में जो प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो अप टू किस प्राइस तक होनी चाहिए, 20 लाख। तो इसमें 20 से ऊपर कंप्लेन ऑफ एटलीस्ट ₹20 लाख, कम से कम 20 बट नॉट मोर देन 1 करोड़। तो इसमें मैक्सिमम लिमिट कितनी है, 1 CR। मैक्सिमम लिमिट कितनी है, 1 CR कैन बी फाइल्ड विद स्टेट कमीशन। ये पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है।
फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, on receiving the complaint the state commission can also refer the complaint to opposite party। तो स्टेट कमीशन जो है वो अपोजिट पार्टी को क्या, वही सेम प्रोसीजर होगा। अगेन यहाँ पर फिर वो एग्जांपल लेते हैं, कंज्यूमर कौन, मिस्टर ए, सेलर कौन, मिस्टर बी। कंज्यूमर ने कंप्लेंट किसके अगेंस्ट फाइल की है, लेकिन यहाँ पे जो कंज्यूमर का प्रोडक्ट है उसकी मिनिमम कॉस्ट क्या होगी 20 लाख, या मैक्सिमम कितनी हो सकती है 1 CR, इसके बीच में होगी। ये क्लियर हो गया, ठीक है। मिस्टर ए ने बी के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल की, जैसी ये कंप्लेंट कहां पर फाइल की गई है, स्टेट कमीशन पे। कहां पे फाइल की गई है, स्टेट कमीशन। स्टेट कमीशन ने क्या किया, अब ये जो है किसको बुलाया जाएगा, मिस्टर बी को, टू अपोजिट पार्टी एंड सेंड द गुड्स। फिर जो भी इनकी गुड है इसको लेके कंप्लेंट फाइल हुई है उसको लेबोरेटरी में टेस्टिंग के लिए दिया जाएगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। फिर क्या होगा, डिसीजन दिया जाएगा। The state commission after being satisfied can order to opposite party to either replace or repay or pay compensation। ये पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। In case the aggrieved party is not satisfied, अब मान लो aggrieved party जो वो satisfied नहीं है, फिर वही सेम चीज, दे कैन अपील। अब देखो डिस्ट्रिक्ट से आप कहा जा सकते हो स्टेट, तो स्टेट से, स्टेट के बाद क्या होता है नेशनल। तो आप नेशनल कमीशन में कंप्लेंट फाइल कर सकते हो, भाई ये हमारे अगेंस्ट जो डिसीजन दिया गया, स्टेट कमीशन ने डिसीजन दिया है, वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद दिस डिसीजन। लेकिन इसके लिए आपके पास कितने दिन होंगे, उस ऑर्डर के 30 दिन में आप कर सकते हो। समझ में आ गया, ठीक है। थर्ड जो आपकी थर्ड कमीशन आती है आपकी नेशनल कमीशन। और वहां पे लिमिट क्या थी स्टेट कमीशन में, 1 CR। डिस्ट्रिक्ट फॉरम में लिमिट क्या थी 20 लाख। नेशनल कमीशन में सीधी सी बात है, फिर 1 CR से ऊपर जो भी। इट इज सेटअप बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट कमीशन को किसने सेटअप किया था, स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन नेशनल कमीशन को कौन सेटअप करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। प्रोविजन ऑफ एक्ट यहाँ पर क्या आता है आपका, इट कंसिस्ट ऑफ ए प्रेसिडेंट, सेम वही चीज, बट यहाँ चेंज कहां पर आ गया, वहां पर कितने मेंबर थे एटलीस्ट 2, लेकिन यहाँ पर क्या एटलीस्ट 4 मेंबर। तो एमसीक्यू के लिए ये ज्यादा आने के चांसेस है कि भैया नेशनल कमीशन में एटलीस्ट कितने मेंबर होने चाहिए। डिस्ट्रिक्ट में भी कितने थे 2, स्टेट में भी कितने थे 2, तो यहाँ पर कितने होते हैं 4। पहले तो ये पॉइंट क्लियर। जो एक्सेप्शनल पॉइंट है उस पर ज्यादा फोकस करना है। अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, अगेन सेम पॉइंट, वन ऑफ whom शुड बी अ वुमेन। पहले बताओ इतना क्लियर हो गया, ठीक है। The next point is all complaints are pertaining to goods and services of value more than ₹1 crore। लेकिन यहाँ पर जब आप कंप्लेंट करोगे उसमें कंडीशन क्या है कि आपकी गुड्स की जो वैल्यू है वो 1 करोड़ से ज्यादा की होनी चाहिए। कैन बी फाइल्ड विद द नेशनल कमीशन। ये पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। देन ऑन रिसीविंग द कंप्लेंट सेम वही प्रोसेस होगा। द नेशनल कमीशन कैन ऑल्सो रेफर इट टू द अपोजिट पार्टी। अगेन किसको बोला जाएगा, बी को, भाई आपके अगेंस्ट कंप्लेन आई है, एंड सेंड गुड्स फॉर टेस्टिंग। समझ में आ रहा है सबका जो प्रोसीजर है, उसी तरह से सारी चीजें दिखा रहा हूँ आपको, सेम तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। जहां आपको हाईलाइट करके बता रहा बस उन पॉइंट्स का ध्यान रखना। फिर क्या होगा, नेशनल कमीशन अपना एक ऑर्डर देगा। द नेशनल कमीशन हैज द पावर टू इश्यू ऑर्डर फॉर रिप्लेसमेंट और रिमूवल एंड टू पे द कंपेंसेशन फॉर लॉस। भैया सिंपल सी बात है, यहाँ पे आप प्रोडक्ट भी ले सकते हो कि भैया तो प्रोडक्ट को रिप्लेस करो या उस डिफेक्ट को रिमूव करो, या जो भी लॉस हुआ उसको क्या करो, कंपेंसेट करो। ये क्लियर हो गया, ठीक है। एक छोटा सा कंसेप्ट है, ये भी एग्जाम में काफी बार पूछा गया, ये भी बताया तो आपको। और आपको याद होगा ये भी मैंने आपको टेस्ट में दिया था क्वेश्चन, ये एग्जाम में आ चुका है कि कंज्यूमर जो है उसके पास क्या रेमेडीज अवेलेबल होती है, यानी कि किस किस फॉर्म में उसको रेमेडीज मिल सकती है। डिफेक्ट को रिमूव किया जा सकता है, भाई हो सकता है रेमेडीज कैसे मिलेगी कि जो उसका डिफेक्ट है उसको रिमूव करके दिया जाएगा, उसको जो भी उसकी गुड्स पे कमी है उसको दूर करके कर होगा। एक तो ये प्रोसीजर होता है, या उस गुड्स को रिप्लेस कर दिया जाएगा। डिफेक्टिव गुड विद वन विद नो डिफेक्ट,
यानी कि डिफेक्टिव गुड को एक ऐसी गुड के साथ रिप्लेस किया जाएगा जिसमें कोई डिफेक्ट नहीं होता। या आपको आपका जो प्राइस है वो क्या हो जाएगा, वो रिफंड हो जाएगा। ये पॉइंट क्लियर। और क्या रेमेडीज अवेलेबल होती है, एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन जो है कस्टमर को पे किया जाता है फॉर एनी लॉस और इंजरी सफर्ड। पे प्यूनिटिव डैमेजेस इन अप्रोप्रिएट सर्कमस्टांसेस। प्यूनिटिव डैमेजेस क्या होती है कि भैया किसी भी हॉस्पिटल में मान लो आपने कोई मेडिसिन वगैरह हॉस्पिटल में कोई हॉस्पिटल के थ्रू एक मेडिसिन दी गई किसी पेशेंट को और पेशेंट के ऊपर वो रिएक्ट कर गई यानी गलत मेडिसिन दे दी, तो उसमें गलती किसकी है, हॉस्पिटल वालों की है। इस पर आप क्या किया, अब जो डिसीजन लिया गया है, जो इस पर डिसीजन कोर्ट ने डिसीजन लिया वो क्या किया कि पहले तो एक आ गया कि भैया जो भी पेशेंट है आप उसको 5 लाख का क्या दो कंपेंसेशन, जिसकी वजह से जो भी उसको ये कंपेंसेट करो एक फॉर एग्जाम्पल। इसके अलावा 10 लाख जो है आप वो कोर्ट पे दोगे आप। तो ये जो 10 लाख एक्स्ट्रा आपसे मांगा गया है इसी को कहा जाता है प्यूनिटिव डैमेजेस, ताकि आगे से कुछ भी ऐसा करने से पहले 10 बार सोचो। कस्टमर को भी कंपेंसेशन कहा गया और कोर्ट में भी कहा गया कि इसको आप इतना जमा करो। समझ में आ गया, ठीक है। डिसकंटिन्यू अनफेयर रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड। अगर आप अनफेयर रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड कर रहे हो तो उसको क्या किया जा सकता है, सील किया जा सकता है। अब आप इसको कंटिन्यू नहीं कर सकते। समझ में आ गया, ठीक है। नॉट टू ऑफर हजार्डियस गुड्स एंड सर्विस फॉर सेल। विड्रॉ हजार्डियस गुड फ्रॉम सेल। भैया आपके पास कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है जो किसी के हेल्थ के लिए हजार्डियस है, आपको उसको विड्रॉ करना पड़ेगा ऑन कस्टमर डिमांड, ठीक है। इशू करेक्टिव एडवर्टीजमेंट टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ मिसलीडिंग। आपने कोई मिसलीडिंग ऐड दे दी, जैसे मैंने कोई ऐड दे दी कि भाई मेरे पास जो भी बच्चा पढ़ेगा उसका 100% रिजल्ट पक्का है, क्या इसकी कोई गारंटी दे सकता है, बच्चा पढ़ने वाला ही ना हो तो। समझ में आ रही है बात, तो मैं मिसलीड कर रहा हूँ ना कि भैया आप आओ, अब आपके माइंड में जा रहा है कि पढ़े ना पढ़े सर सर है ना, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ अपनी एडवर्टीजमेंट को करेक्ट कर रहा हूँ कि भैया ये मेरे प्रीवियस ईयर रिजल्ट है, इस तरह से मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। बाकी आप अपना डिसीजन ले। तो जो रियलिटी है वही मैं आपके आगे रख, मैं कोई फॉल्स क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि हाँ भाई 100% रिजल्ट मैं दूंगा ही दूंगा, या आपके 90 सभी के 95+ ही आएंगे। पढ़ोगे तो आएंगे, नहीं आए पढ़ोगे तो एवरेज रिजल्ट भी आएगा, आपके ऊपर भी तो है। समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो ये हाँ कि हमारा जो चैप्टर है वो पूरा का पूरा क्या होता है, कंप्लीट होता है। हमारा जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन का जो रिवीजन है वो हमारा होता है पूरा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास से हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली मैं चैप्टर 1 ही उठाऊंगा, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। उसी की रिवीजन सीरीज में मैं कंटिन्यूशन करूंगा। क्लियर हो गया यहाँ तक सारी चीजें, ठीक है।